जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश पाठक एक बार फिर उपस्थित हूं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। तो मित्रों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, वन समाज एवं उपनिवेशवाद, जिसके 7 पार्ट्स को हम पढ़ चुके हैं। अभी हम 8 पार्ट यानी कि 8वें पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो पीछे हमने पढ़ा कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान, यानी कि भारतवर्ष जब एक कॉलोनी के रूप में था, यानी कि हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, तो हमने पढ़ा कि उस दौरान बहुत सारे डिस्टरबेंस आदिवासी समाज के लोगों को उठाना पड़ा, यानी कि बहुत सारा डिस्टर्ब किया गया आदिवासी समाज के लोगों को। यहाँ तक कि हमने लास्ट आवर में ऐसा पढ़ा था कि आसाम में चाय के बागानों में काम करने के लिए हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से से लोगों को, स्पेशली आदिवासी समाज के लोगों को बुलाया गया वहाँ काम करने के लिए। और वे लोग जब काम करने वहाँ आए तो उनको मजदूरी कम दी जाती थी और काम उनसे ज़्यादा लिया जाता था। और साथ ही साथ उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं होती थी कि वे लोग अपनी मर्जी से जहाँ से आए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ से, चाहे राजस्थान से या मध्य प्रदेश से, जिस भी जगह से आए हैं उस जगह पर वे आसानी से पहुँच पाएँ। कुछ संथाल जनजाति के लोग, कुछ गोंड जनजाति के लोग, तो ये लोग आसानी से अपने जगह पर पहुंच पाएँ। वहाँ उनको जाने के लिए आज़ादी नहीं मिलती थी, उनको फ्री नहीं किया जाता था। तो मित्रों, अब तक चैप्टर 4 से रिलेटेड 7 पार्ट्स के विषय में हमने पढ़ लिया है। आज 8वां पार्ट स्टार्ट होगा और इस 7 पार्ट्स तक एक भी लाइन को मिस नहीं किया गया है। जितना बुक में मटेरियल लिखा हुआ है, जितना बुक में लिखा हुआ है वो सब डिस्क्राइब किया गया है। तो मित्रों, आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज रिवेलियन इन द फॉरेस्ट। रिवेलियन इन द फॉरेस्ट यानी कि वन में विद्रोह। रिवेलियन इन द फॉरेस्ट यानी कि वन में विद्रोह। अब कहने का मतलब ये कि बड़े पैमाने पर लोगों के साथ अत्याचार होगा तो निश्चित रूप से उसका परिणाम खराब ही आएगा, यानी कि बुरा ही आएगा। बार बार लोगों को डिस्टर्ब किया जाएगा, लोगों को दबाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो दबाव विद्रोह बनकर सामने आएगा। तो हिंदुस्तान में भी वही हुआ। अंग्रेजों ने लोगों को फोर्स किया, फोर्सिबली उनसे काम लिया, मजबूर करके उनसे काम लिया और उनको मजदूरी भी नहीं देते थे और काम अधिक करवाते थे। तो मित्रों, इस तरह के अत्याचार का परिणाम विद्रोह ही होना था और विद्रोह हुआ। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड फॉरेस्ट कम्युनिटीज रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस दैट वर बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम। कह रहे हैं कि भारतवर्ष के बहुत सारे हिस्से में और साथ ही साथ पूरी दुनिया में जहां कहीं भी लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे, यानी कि जो वन समुदाय के लोग थे, यानी कि जनजाति समुदाय के लोग या आदिवासी समाज के लोग, जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने, यानी कि सरकार ने, यानी कि औपनिवेशिक सरकार ने जबरदस्ती कानून थोप दिया, लाद दिया, इम्पोज कर दिया, तो लोगों ने उसका विद्रोह किया, विरोध किया, जो होना ही था। द लीडर्स ऑफ दीज मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश लाइक सिद्धू एंड कानू इन द संथाल परगनाज। कह रहे हैं भारतवर्ष में संथाल परगना के अंतर्गत, परगना बोले तो क्लस्टर ऑफ विलेजेस, परगना बोले तो क्लस्टर ऑफ विलेजेस यानी कि गांवों का झुंड, यानी कि कई गांवों का एक समूह जिसको परगना कहते हैं। तो संथाल जनजातियों का परगना, वहां के मशहूर आंदोलनकारी थे जिनका नाम था सिद्धू एंड कानू। सिद्धू एंड कानू। बिरसा मुंडा ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के क्षेत्र से बिरसा मुंडा साहब आदिवासियों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और ये आदिवासी समुदाय के लोग बिरसा मुंडा जी को भगवान के रूप में मानते हैं, उनको ईश्वर मानते हैं अपना, उनको भगवान कहते हैं। और अल्लूरी सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश, और एक और मशहूर आदिवासी नेता अल्लूरी सीताराम राजू जो आंध्र प्रदेश के थे। इन लोगों ने
विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आर स्टिल रिमेंबर्ड टुडे इन सॉन्ग्स एंड स्टोरीज। यानी कि इन महान विभूतियों को जिन्होंने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनको आज भी गीतों और कहानियों के माध्यम से याद किया जाता है। We will now discuss in detail one such rebellion which took place in the kingdom of Bastar in 1910। तो उन्हीं सभी विद्रोहों में से एक विद्रोह जो 1930 में बस्तर नाम के एक जगह पर हुआ था, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में एक जगह का नाम बस्तर, वहां पर एक विद्रोह हुआ, उसके विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मित्रों, द पीपुल ऑफ बस्तर यानी कि बस्तर के लोग। बस्तर इज लोकेटेड इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। बस्तर जो प्लेस है वह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से पर स्थित है। बस्तर जगह जो है छत्तीसगढ़ के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, और बस्तर से सटे हुए दूसरे स्टेट्स यानी कि राज्यों के बॉर्डर, आंध्रा के बॉर्डर, उड़ीसा के बॉर्डर और महाराष्ट्र के बॉर्डर टच होते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज ऑन अ प्लेटो। बस्तर का जो सेंट्रल पार्ट यानी कि मध्य क्षेत्र है, मध्य भाग है, वह एक पठार यानी कि प्लेटो पर स्थित है। टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेटो, इस बस्तर जिस पठार पर स्थित है, उस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का प्लेन है, यानी कि छत्तीसगढ़ की समतल भूमि है। एंड टू इट्स साउथ इज द गोदावरी प्लेन्स, और उस पठार के दक्षिण दिशा में गोदावरी प्लेन है। यानी कि बस्तर का मध्य भाग एक पठार पर स्थित है, उस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का प्लेन है, यानी छत्तीसगढ़ की समतल भूमि है, और उसके दक्षिण में गोदावरी प्लेन, गोदावरी की समतल भूमि है। द रिवर इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट। बस्तर के क्षेत्र में इंद्रावती नाम की एक नदी बहती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ बस्तर क्षेत्र में एक नदी बहती है जिसका नाम है इंद्रावती। अ नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लाइव इन बस्तर सच एज मारिया एंड मुरिया गोंड्स, धुरवाज, भतराज एंड हलवास। कह रहे हैं कि बस्तर के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के समुदायों के, जनजातियों के लोग रहते हैं, जैसे मारिया जनजाति के लोग, मुरिया गोंड्स जनजाति के लोग, धुरवा जनजाति के लोग, भतरास जनजाति के लोग और हलवास जनजाति के लोग। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये सभी जनजातियां यानी कि मारिया, मुरिया गोंड्स, धुरवास, बतरास, हलवास, ये सभी जनजातियां भिन्न भिन्न भाषाएं बोलती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस। भाषाएं तो इनकी भिन्न है, बट लेकिन शेयर कॉमन कस्टम्स एंड बिलीफ्स। प्रथाएं, विश्वास, परंपराएं एक जैसी हैं। यानी कि ये जनजातियां भाषाएं तो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग बोलती हैं, लेकिन इनकी परंपरा, इनकी प्रथा एक जैसी है, यानी कि एक दूसरे से मिलती जुलती है। द पीपुल ऑफ बस्तर बिलीव दैट, बस्तर के लोगों का ऐसा मानना है कि ईच विलेज वाज गिवन इट्स लैंड बाय द अर्थ। हर गांव को पृथ्वी के द्वारा उसकी भूमि प्रदान की गई है। बस्तर में जो लोग रहते हैं उनका मानना है कि हर गांव को पृथ्वी के द्वारा उनको भूमि प्रदान की गई है, दी गई है, एंड इन रिटर्न, और उसके बदले में दे लुक आफ्टर द अर्थ बाय मेकिंग सम ऑफरिंग्स। यानी कि पृथ्वी के द्वारा उनको वह भूमि प्रदान की गई है, और उसके बदले वे लोग जो वहां रहते हैं उस भूमि का देखभाल करते हैं, और जब फेस्टिवल का टाइम, एग्रीकल्चर फेस्टिवल यानी कि खेती से संबंधित त्यौहार का समय आता है, तो पृथ्वी को चढ़ावा चढ़ाते हैं, यानी कि पृथ्वी के लिए कुछ समर्पित करते हैं, उससे अपना काम करते हैं, देखभाल करते हैं, और पृथ्वी के लिए ऑफरिंग्स देते हैं, यानी कि चढ़ावा देते हैं, समर्पित करते हैं। इन एडिशन टू द अर्थ they show respect to the spirits of the river and forest and the mountains। कह रहे हैं कि केवल इतना ही नहीं, यानी कि वे लोग पृथ्वी
धरती के प्रति चढ़ावा अर्पित करते हैं। इतना ही नहीं, वे लोग जो है नदियों के आत्मा का सम्मान करते हैं, यानी कि नदियों का सम्मान करते हैं, जंगल की आत्मा का सम्मान करते हैं, पर्वतों की आत्मा का भी सम्मान करते हैं, उनके प्रति भी अपना आदर प्रकट करते हैं। सिंस ईच विलेज नोज वेयर इट्स बाउंड्रीज लाई, जबकि हर गांव के लोग जानते हैं कि उनकी बाउंड्री कहां तक है। सभी गांवों के लोग ये जानते हैं कि उनके गांव की बाउंड्री कहां तक है। द लोकल पीपुल लुक आफ्टर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विद इन दैट बाउंड्री, और वहां के स्थानीय लोग उस बाउंड्री के अंदर जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सब का देखभाल करते हैं। यानी कि हर गांव के लोग अपनी बाउंड्री को जानते हैं और उस बाउंड्री के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सब का देखभाल करते हैं। इफ पीपुल फ्रॉम अ विलेज वांट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर विलेजेस, ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट अनदर विलेज, दे पे अ स्मॉल फी कॉल्ड देवसरी, दांड और मान इन एक्सचेंज। कह रहे हैं अगर एक गांव के लोग दूसरे गांव से, यानी दूसरे गांव के जंगल से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई लकड़ी लेना चाहते हैं या कोई सामान लेना चाहते हैं, तो उनको उसके बदले में छोटा सा फी यानी कि शुल्क चुकाना होता है। बच्चों, अगर एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से कोई नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको छोटा सा फी चुकाना पड़ता है, यानी कि कुछ शुल्क देना पड़ता है। उस शुल्क का नाम रखा गया था देवसरी, दांड या मान। जैसे हम उसको शुल्क कह रहे हैं, इंग्लिश में उसको फी कहा जा रहा है, उसी तरह से उस भाषा में, यानी अपनी भाषा में वे लोग उसका नाम देवसरी, दांड और मान कहते थे उसको। Some villages also protect their forests by engaging watchmen, and each household contributes some grain to pay them. कुछ गांव ऐसे भी होते थे जो अपने गांव के जंगल की रखवाली के लिए वॉचमैन रखते थे, यानी कि एक प्रहरी को तैनात करते थे, और गांव के सभी लोग, यानी उस गांव में जितने भी लोग रहते थे, उस प्रहरी के जीवन यापन के लिए उसका खर्चा देते थे उनको। यानी कि कुछ गांव ऐसे भी थे जो अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए एक वॉचमैन, एक प्रहरी को रखते थे, और उन प्रहरी को जो जंगल की रखवाली करते थे, उनको सभी गांव के लोग अपने अपने घरों से कुछ देते थे, यानी कि कुछ अनाज देते थे, जिससे उनका भी जीवन यापन चलता रहे। Every year there is one big hunt where the headmen of villages in a pargana cluster of villages meet and discuss issues of concern including forests। कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष, एवरी ईयर, साल में एक बार एक विशाल सभा का आयोजन किया जाता था। हर वर्ष एक बार एक विशाल सभा का आयोजन किया जाता था, जिसमें एक परगना, यानी कि गांव के एक समूह का बैठक होता था, वो सभा होता था, और उस परगना में जितने गांव होते थे, सभी गांवों के मुखिया उसमें उपस्थित होते थे। साल में एक बार एक महा बैठक किया जाता था, विशाल बैठक का आयोजन होता था, जिसमें एक परगना के लोग उपस्थित होते थे, और उस परगना के हर गांव के मुखिया उस सभा में उपस्थित होते थे। द फियर्स ऑफ द पीपुल, लोगों का भय, लोगों को डर किस बात का था? तो when the colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce, the people of Bastar were very worried। कह रहे 1905 में जब औपनिवेशिक सरकार, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव लाया 2/3 जंगल को रिजर्व करने का, यानी कि आरक्षित करने का। 1905 में जब अंग्रेजी हुकूमत, औपनिवेशिक सरकार ने 2/3 जंगल को रिजर्व यानी कि आरक्षित करने का प्रस्ताव लाया, और साथ ही साथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि घुमंतु या झूम खेती को रोकने के लिए
हंटिंग शिकार को रोकने के लिए, और जंगल के उत्पाद को जो लोग प्राप्त करते थे, इकट्ठा करते थे, उससे रोकने के लिए जब 1905 में सरकार ने प्रस्ताव लाया, द पीपुल ऑफ बस्तर वर वेरी वरीड, तो बस्तर गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए। यानी कि 1905 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जंगल में शिकार करना, जंगल में जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कलेक्शन होता था उसको जब रोका गया, उसके लिए प्रस्ताव लाया गया, तो बस्तर गांव के लोग बहुत चिंतित हुए। सम विलेजेस वर अलाउड टू स्टे ऑन इन द रिजर्व्ड फॉरेस्ट on the condition that they worked free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fires। कह रहे हैं कि कुछ गांवों को, some villages, कुछ गांवों को अलाउ कर दिया गया, यानी कि उनको आज्ञा दिया गया, उनको छूट दिया गया कि चलो ठीक है, तुम लोग जो है जंगल में रुक सकते हो, यानी कि जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट आरक्षित जंगल है आप उसमें रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, यानी कि शर्त है कि आपको जंगल विभाग के लिए फ्री में काम करना होगा। आप जंगल में रह सकते हैं, अलाउ किया गया कुछ गांवों को, इसलिए किया गया कि उनके साथ ये समझौता किया गया, उनके लिए ये शर्त रखा गया कि आप रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए जंगल विभाग के जो लोग हैं उनके लिए आपको फ्री में काम करना होगा। जैसे अगर उनको पेड़ कटवाना है या लकड़ियों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है, तो इसके लिए आप फ्री में उनका काम करेंगे, और साथ ही साथ जंगल को बचाएंगे आग से, फायर से जंगल को प्रोटेक्ट करने का काम आप करेंगे, और उसके लिए आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, कोई सैलरी, कोई वेज, कोई मजदूरी नहीं होगी, फ्री में ये काम आपको करना होगा। तो सब्सिक्वेंटली दीज केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेजेस। पीपुल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और कंपेंसेशन। बाद में सब्सिक्वेंटली बाद में इन गांवों को नाम दे दिया गया फॉरेस्ट विलेजेस, यानी कि वन ग्राम। बाद में इन गांवों को नाम दे दिया गया फॉरेस्ट विलेजेस, यानी कि वन ग्राम। और कह रहे हैं कि बाकी के जो लोग थे, पीपुल ऑफ अदर विलेजेस, यानी कि दूसरे गांवों के जो लोग, यानी जिनको अलाउ किया गया था तो उनका तो ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरे गांव के जो लोग थे उनको बिना किसी कंपनसेशन के और बिना किसी नोटिस के, यानी कि नोटिस ही नहीं दिया गया, उनको बोला भी नहीं गया कि आप खाली करो, सीधे निकाल दिया गया, और कोई कंपनसेशन, कोई क्षतिपूर्ति नहीं, कोई हर्जाना, कोई मुआवजा नहीं। फॉर लॉन्ग विलेजर्स हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड लैंड रेंट्स एंड फ्रीक्वेंट डिमांड्स फॉर फ्री लेबर एंड गुड्स बाय कॉलोनियल ऑफिशियल्स। कह रहे हैं लंबे टाइम तक यानी कि अधिक समय तक जो है गांव के लोग कष्ट उठाते रहे, हैड बीन सफरिंग, कष्ट झेलते रहे, फ्रॉम इंक्रीज्ड लैंड रेंट्स, बढ़े हुए भूमि के किराए के लिए, यानी कि भूमि का किराया बढ़ा दिया गया था, उसके लिए कष्ट उठाते रहे, और धीरे धीरे लेबर के लिए, यानी कि मजदूरी के लिए जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, यानी कि औपनिवेशिक अधिकारी, उनका डिमांड बढ़ता जा रहा था। काम करवाने का जो उनका कार्य था वो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे थे, अधिक काम लेते जा रहे थे, तो उन्होंने कष्ट सहा, गांव के लोगों ने कष्ट सहा। देन केम द टेरिबल फेमाइन्स इन 1899 to 1900 एंड अगेन इन 1907 to 1908 रिजर्वेशंस प्रूव्ड टू बी द लास्ट स्ट्रा। कह रहे हैं और उसके बाद 1899 से 1900 के बीच में भयंकर अकाल पड़ा, भूखमरी की स्थिति बनी, फेमाइन्स, और फिर 1907-8 में अकाल पड़ गया, फेमाइन्स, भूखमरी की स्थिति आ गई, अकाल पड़ गया। रिजर्वेशंस प्रूव्ड टू बी द लास्ट स्ट्रा, और उसी में ये जो रिजर्वेशन यानी कि वनों को आरक्षित किया गया था, तो ये उसमें चिंगारी का काम किया। अभी तो लोगों के पास भोजन नहीं था, अकाल पड़ गया था, फेमाइन्स आ गई थी 1899 to 1900, यानी कि 1899 से 1900 के बीच में, फिर दूसरी बार 1907 से 1908 के बीच में, और ये रिजर्वेशन और समस्या खड़ा कर दिया, यानी कि जंगल को जो रिजर्व किया गया था
ये और समस्या हुआ, जो चिनगारी का काम किया। ये कह रहे हैं पीपुल बिगैन टू गैदर एंड डिस्कस दीज इश्यूज इन देयर विलेज काउंसिल्स in bazaars and at festivals or wherever the headmen and the priests of several villages were assembled। कह रहे हैं कि लोगों ने इकट्ठा होकर अब इस पर डिस्कस करना शुरू किया, वाद विवाद बातचीत करना शुरू किया। ये जो समस्याएं गांवों में थीं, तो जब भी कहीं भी गांव का परिषद बैठक होता था या कहीं के बाजार में लोग इकट्ठा होते थे या किसी फेस्टिवल में लोग इकट्ठा होते थे, यानी जहां कहीं भी मुखिया, पादरी, पुजारी और गांव के अधिक लोग इकट्ठा हो जाते थे, तो वहां ये चर्चा शुरू हो जाती थी कि कैसे इन समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए। यानी कि गांव के लोगों को जो समस्या हो रही है सरकार से या अकाल पड़ गया उससे जो समस्या हो रही है, तो इन समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा जाए। जहां भी गांव की बैठक होती थी या बाजार में लोग मिल जाते थे या किसी फेस्टिवल में लोग इकट्ठा होते थे, यानी कि जहां मुखिया और दूसरे गांव के लोग मिलते थे वहीं चर्चा शुरू हो जाती थी। द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय द धुरवास ऑफ द कांगेर फॉरेस्ट, और इसकी शुरुआत हुई कांगेर के जंगलों में धुरवा जनजात के लोगों के द्वारा। कह रहे हैं द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय, शुरुआत किया गया था धुरवाज ऑफ द कांगेर फॉरेस्ट, कांगेर के जंगलों में पाए जाने वाले धुरवा जनजात के लोगों के द्वारा। वेयर रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस, जहां सबसे पहली बार आरक्षित किया गया था जंगलों को जहां सबसे पहली बार आरक्षित किया गया था उस जगह पर कांगेर फॉरेस्ट, वहां से धुरवा जनजात के लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया। ऑल्दो, यद्यपि देयर वॉज नो सिंगल लीडर, मेनी पीपुल स्पीक ऑफ गुंडाधुर फ्रॉम विलेज नेथनार एज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट। वैसे तो कह रहे हैं कि यद्यपि कोई एक नेता नहीं था, देयर वॉज नो सिंगल लीडर, कोई एक नेता नहीं था। मेनी पीपुल स्पीक, लेकिन ज्यादातर लोग बात करते थे गुंडाधुर के विषय में। ज्यादातर लोग जो है गुंडाधुर के विषय में बात करते थे, जो नेथनार गांव से आते थे, नेथनार गांव से आते थे। उनका रिवेलियन यानी कि विद्रोह में महत्वपूर्ण योगदान रहा कांगेर फॉरेस्ट के आसपास। धुरवा जनजातियों का जो आंदोलन शुरू हुआ, यानी कि वहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई, और उसके सबसे प्रमुख लीडर जो माने जाते थे उनका नाम था गुंडाधुर। वैसे तो किसी एक व्यक्ति का नाम बहुत ज्यादा नहीं आता था, लेकिन गुंडाधुर का नाम सब लोग कहते थे। कह रहे हैं इन 1910 यानी कि 1910 में मैंगो बॉज अ लंप ऑफ अर्थ चिलीज एंड एरोज बिगैन सर्कुलेटिंग बिटवीन विलेजेस। These were actually messages inviting villagers to rebel against the British। कह रहे हैं कि 1910 में आम के वृक्ष की शाखाएं, टहनियां पृथ्वी से यानी कि मिट्टी के कुछ ढेले यानी कि कुछ टुकड़े, मिर्च और तीर बिगन सर्कुलेटिंग बिटवीन विलेजेस, गांवों में सर्कुलेट करने लगे यानी कि घूमने लगे। यानी कि 1910 में गांव में आम के पेड़ों की टहनियां, छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े और मिर्च और तीर गांव में सर्कुलेट होने लगे, घूमने लगे। ये जो था यानी कि दीज वर एक्चुअली मैसेजेज, ये संदेश था इनवाइटिंग विलेजर्स टू रिवेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का ये संदेश लोगों को दिया जाता था। लोगों को इन सब चीज़ों के माध्यम से यानी कि आम के वृक्ष की टहनियों के माध्यम से, मिट्टी के ढेले के माध्यम से, मिर्च के माध्यम से, तीर के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जाता था कि अंग्रेजों के विरुद्ध यानी कि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू करना है, विद्रोह शुरू करना है। कह रहे हैं एवरी विलेज कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द रिबेलियन एक्सपेंसेज, हर गांव ने विद्रोह से संबंधित खर्चे के लिए कुछ न कुछ दिया, यानी कुछ न कुछ अपना योगदान किया। हर गांव के लोगों ने अपना योगदान दिया विद्रोह में खर्चे के लिए। साथ ही साथ बाजार वर लूटेड, द हाउसेज ऑफ ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स, स्कूल एंड पुलिस स्टेशंस वर बर्न्ड एंड रॉब्ड एंड ग्रेन रीडिस्ट्रीब्यूटेड।
कह रहे हैं बाजारों को लूटा गया यानी कि विद्रोहियों के द्वारा बाजारों को लूटा गया, अंग्रेज अधिकारियों के घरों को लूटा गया, जो व्यापारी थे उन व्यापारियों को लूटा गया, स्कूलों को, पुलिस स्टेशंस को जलाया गया और लूटा गया, साथ ही साथ जो अनाज मिलता था उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी कि फिर से लोगों में बांट दिया गया। जो अनाज अंग्रेजी हुकूमत ने अपने पास जमा कर रखा था उसको लूटकर लोगों में पुनः बांट दिया गया, वितरित कर दिया गया। मोस्ट ऑफ दोज हु वर अटैक्ड वर इन सम वे एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल स्टेट। जिन पर भी अटैक हुआ यानी कि जिनको भी मारा गया, जिन पर भी आक्रमण किया गया, वे सभी लोग कॉलोनियल स्टेट यानी कि औपनिवेशिक राज्य से संबंध रखते थे, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के लोग, ब्रिटिश शासन के लोग थे। एंड इट्स अप्रेसिव लॉज, और वे सभी लोग जो अंग्रेजों का लोगों को दबाने वाला, लोगों को परेशान करने वाला कानून था, उसके समर्थक थे, जिन पर क्रांतिकारियों ने या आंदोलनकारियों ने या विद्रोहियों ने आक्रमण किया। वे सभी लोग या तो सरकार के लोग थे या फिर ऐसे लोग थे जो सरकार के लिए कानून बनाते थे या सरकार के लिए काम करते थे। कह रहे हैं विलियम वार्ड, अ मिशनरी हु ऑब्जर्व्ड द इवेंट्स, रोट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस केम स्क्रीमिंग इनटू जगदलपुर, पुलिस, मर्चेंट्स, फॉरेस्ट प्यून्स, स्कूल मास्टर्स एंड इमिग्रेंट्स। कह रहे हैं एक विलियम यार्ड नाम का मिशनरी व्यक्ति जो अंग्रेजों के लिए धर्म प्रचार का काम करता था, जिसका नाम था विलियम यार्ड, उसने ऑब्जर्व किया, उसने घटना को देखा। तो घटना को देखने के बाद उसने लिखा कि हर दिशा से, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस केम स्क्रीमिंग, चीख पुकार सुनाई देती थी, सॉरी, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस केम स्ट्रीमिंग, हर दिशा से भीड़ आती हुई दिखती थी, हुजूम, भीड़ आती हुई दिखती थी इनटू जगदलपुर गांव में। साथ ही साथ पुलिस, व्यापारी, जंगल के चपरासी, स्कूल मास्टर, इमिग्रेंट्स यानी कि प्रवासी लोग चारों तरफ से दिखाई देते थे। यानी कि आंदोलनकारियों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया था कि हर प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत के लोग डरे हुए थे। द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सप्रेस द रिवेलियन। उसके बाद अंग्रेजों ने विद्रोहियों को, यानी विद्रोह को शांत करने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए सेना की टुकड़ी भेजी। अंग्रेजी हुकूमत ने विद्रोह को शांत करने के लिए सेना की टुकड़ी भेजी। द आदिवासी लीडर्स ट्राइड टू निगोशिएट बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम। आदिवासी नेता जो थे उन लोगों ने मामले को सुलझाने का प्रयास किया, यानी कि जो विद्रोही थे, जो विरोध कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों ने आंदोलन के लिए सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने उनके कैंप को, यानी उनके ठिकाने को चारों तरफ से घेर कर उसमें आग लगा दिया। After that, they marched through the villages, flogging and punishing those who had taken part in the rebellion. कैंप में आग लगाने के बाद अंग्रेजी सेना और आगे बढ़ी और गांव की तरफ गई। आफ्टर दैट, यानी कि विद्रोहियों को इकट्ठा करके घेर कर आग लगाने के बाद ये सभी अंग्रेजी सेना के लोग गांव की तरफ गए और वहां जाकर कोड़े से मार मार कर लोगों को दंड दिया जिसने भी विद्रोह में भाग लिया था। यानी जिसके विषय में भी ये पता चला कि ये लोग विद्रोह में भाग लिए हैं, तो अंग्रेजी सेना ने कोड़े से मार मार कर उनको दंड दिया। और मोस्ट ऑफ विलेजेस वर डिजर्टेड एज पीपुल फ्लेड इनटू द जंगल्स। बहुत सारे गांव सुनसान हो गए, रेगिस्तान के जैसे हो गए। बहुत सारे गांव जो है खाली हो गए, सुनसान हो गए, क्योंकि लोग जंगल में भाग गए, लोग डर गए थे, लोग जंगल में भाग गए। इट टुक 3 months, तकरीबन 3 महीने लगे, फरवरी टू मई, फरवरी से लेकर मई तक 3 महीने लगे फॉर द ब्रिटिश टू रीगेन कंट्रोल। अंग्रेजों को फिर से अपना अधिकार स्थापित करने के लिए तकरीबन 3 महीने का समय लगा। 3 महीने तक उन्होंने
आंदोलन को दबाया। हाउएवर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गुंडाधुर। हालांकि इन सब के बावजूद जो प्रमुख लीडर थे जिनका नाम बहुत अधिक चर्चा में था, गुंडाधुर जी, उनको अंग्रेजों ने नहीं पकड़ सका, यानी कि अंग्रेज उनको नहीं पकड़ पाए। कह रहे हैं इन अ मेजर विक्ट्री फॉर द रिबेल्स वर्क ऑन रिजर्वेशन वाज टेम्पोररली सस्पेंडेड। तो आंदोलन तो दब गया, 3 महीने में अंग्रेजी सेना ने आंदोलन को दबाया, लेकिन विद्रोहियों को एक सफलता मिली, विद्रोहियों को जो है एक विजय मिली। और उनका महत्वपूर्ण विजय यह था कि जो रिजर्वेशन जंगल में लगाया गया था उसको टेम्पोरेरली सस्पेंडेड, यानी कि अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया। यानी कि आरक्षण का जो कार्य जो रिजर्वेशन जंगल में किया गया था उसको थोड़े अस्थायी समय के लिए हटा दिया गया। एंड द एरिया टू बी रिजर्व्ड वाज रिड्यूस्ड टू रफली हाफ ऑफ दैट प्लान्ड बिफोर 1910। 1910 के पहले जो योजना तैयार किया गया था रिजर्व करने का, उसको यानी जितने क्षेत्र को रिजर्व करना था मान लीजिए उसको घटाकर आधा कर दिया गया। जितने क्षेत्र को रिजर्व करने का योजना था सरकार का उसको घटाकर हाफ कर दिया गया, आधा कर दिया गया। द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड पीपुल्स ऑफ बस्तर डज नॉट एंड देयर। लोगों की कहानी, जंगल की कहानी, बस्तर के लोगों, गांव के लोगों की कहानी और जंगल की कहानी यही खत्म नहीं हुई। डज नॉट एंड देयर, यहां ही खत्म नहीं होती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, the same practice of keeping people out of the forests and reserving them for industrial use continued। कह रहे हैं आजादी के बाद भी इस प्रकार की प्रक्रिया, यानी कि जंगल को आरक्षित करना और लोगों को जंगल से दूर रखना जारी रखा गया। यानी कि बस्तर गांव के लोगों के लिए ऐसा नहीं कि समस्या वहीं समाप्त हो गया, आजादी के बाद भी उनको जो है जंगल से दूर रखा गया और जंगल को जो रिजर्व करने का सिस्टम था वो कंटिन्यू रहा। इन द 1970s द वर्ल्ड बैंक proposed that 4,600 hectares of natural sal forest should be replaced by tropical pine to provide pulp for the paper industry। कह रहे हैं 1970 के दशक में, 1970s, 1970 के दशक में वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, जिससे दुनिया के सभी देश अपनी आवश्यकता के अनुसार कर्ज लेते हैं, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक प्रस्ताव आया कि साल के वृक्षों का, साल का वृक्ष जो बहुत ही मजबूत हुआ करता है, जिसकी सहायता से शिप्स यानी कि जहाज बनाए जाते थे पानी वाले, और जिसका प्रयोग स्लीपर्स के रूप में रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया जाता था, तो ऐसे साल के वृक्षों को तकरीबन जो 4,600 हेक्टेयर में फैले हुए थे उनको रिप्लेस करना था, यानी कि उनको हटाना था और उस जगह पर पाइन के वृक्ष लगाना था, जिसके पल्प से यानी कि जिसके गूदे से, जिसके मज्जा से पेपर तैयार किया जाता है। तो पेपर इंडस्ट्री के लिए 4,600 हेक्टेयर साल के वृक्षों के जंगल को हटाकर पाइन का वृक्ष लगाना था। ऐसा प्रस्ताव वर्ल्ड बैंक लाया 1970 के दशक में, 1970s। It was only after protests by local environmentalists that the project was stopped। ये हालांकि यह प्रोजेक्ट जो है वहां के स्थानीय पर्यावरणविदों के विद्रोह के कारण, विरोध के कारण रोक दिया गया। 1970 के दशक में जो वर्ल्ड बैंक ने प्रस्ताव लाया, उस प्रस्ताव को उस जगह के यानी कि जहां वो साल के वृक्षों को काटना था 4,600 हेक्टेयर में, उसको रोका गया पर्यावरणविदों के विद्रोह के कारण, उनके विरोध के कारण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जरूरी है कि अगर ये जानकारी आपके काम की है, आपको लगता है कि ये जानकारी आपके योग्य है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपना राय मुझे दीजिए, अपना सलाह मुझे दीजिए। मित्रों, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करिए कि आपको लोग अपने साथ पाकर सहज महसूस करें। आप अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करिए और अगर आपको लगता है, एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वो आपका एक सिंगल क्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, मेरे लिए वो एक एनर्जी का काम करता है, बूस्टर का काम करता है। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।